दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अभिप्रेरित करने की विधियां और साथ ही हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अभिप्रेरित करने की विधियां। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करना है, उसके अंदर जुनून जागृत करना है, तो दोस्तों सबसे पहले उसके अंदर हमें रुचि उत्पन्न करनी होगी। हमारा जिस कार्य को करने में मन लगता है, जिस कार्य को करने में रुचि होती है, उसी कार्य को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जब तक हम किसी पाठ को पूर्ण मनोयोग के साथ ना पढ़ें, तब तक वो पाठ हमें याद नहीं होगा। और दोस्तों, हम उस पाठ को पूर्ण मनोयोग के साथ तभी पढ़ सकते हैं जब उस पाठ को पढ़ने में हमारी रुचि हो, हमको आनंद प्राप्त हो और हम चाव के साथ उस पाठ को पढ़ें, तभी वो पाठ हमको याद होगा। तो पहला तत्व आप लोग याद रखेंगे, रुचि। दोस्तों, आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और नोट भी करते चलिए। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा जो तत्व होता है वो होती है सफलता। क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को या बालक को जब सफलता मिलती है तो उससे उसको प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, जब भी बालक को कुछ थोड़ी भी सफलता मिले तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालक को बता देना चाहिए, उसकी सफलता से उसे अवगत करा देना चाहिए कि आप इस कार्य को करने में सफल हुए, जिससे बालक के अंदर एक नया उत्साह बढ़ेगा और बालक उस कार्य को करने में और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो इसलिए जो नंबर दूसरा तत्व है उसे आप लोग याद रखेंगे, सफलता। हमें कोई कार्य करने में यदि सफलता मिलती है तो हम उस कार्य को पुनः करना चाहेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने अभिप्रेरणा पर 3 वीडियो और अपलोड कर रखे हैं, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उन लोग को देख लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को अभिप्रेरणा का अर्थ मिल जाएगा, अभिप्रेरणा के प्रकार मिल जाएंगे, अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत मिल जाएंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा की एक पूरी सीरीज है और यदि आप सभी देख लेंगे तो इधर आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए अगली चीज देखते हैं, प्रतिद्वंदता। प्रतिद्वंदता या स्पर्धा से बालक प्रेरित होता है। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारी किसी के साथ कुछ कंपटीशन होती है, जब हम दौड़ करते हैं, यदि अकेले दौड़ें तो उतना तेज नहीं दौड़ पाते, यदि 2 लोग साथ में दौड़ें तो हम उससे कंपटीशन करते हैं और हम उससे कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, प्रतिद्वंदता बहुत जरूरी है। यदि हमें कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, हमें अभिप्रेरित होना है, हमें जुनून जागृत करना है, तो प्रतिद्वंदता बहुत जरूरी है। राम नाम का व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल कर सकता हूं। यदि वह व्यक्ति वर्ग 2 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हो सकता है, तो हम लोग वर्ग 3 में पास क्यों नहीं हो सकते? यही होती है दोस्तों प्रतिद्वंदता। लेकिन दोस्तों, जो प्रतिद्वंदता होनी चाहिए वो एक स्वस्थ प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, अर्थात मन में मलाल नहीं रहना चाहिए। अगली है नंबर 4, सामूहिक कार्य। दोस्तों, जो बालक होते हैं उनको समूह में कार्य करना बहुत पसंद होता है। वैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना, समूह के साथ कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होता है। तो बालक को यदि समूह में कार्य करवाया जाए, यानी कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो सामूहिक वाचन करवाया जाए, काम कर रहे हैं तो वो भी समूह में करवाया जाए, तो यदि सामूहिक रूप से बालक से कार्य करवाते हैं तो बालक उस कार्य को मन लगाकर करता है, चाव के साथ करता है और इस कारण से बालक अभिप्रेरित हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5 देखिए, प्रशंसा और पुरस्कार। दोस्तों, मनुष्य की प्रकृति ही एक ऐसी है कि यदि उसकी प्रशंसा की जाए तो वो खुश हो जाता है। आप लोगों ने छोटी क्लास में जब कक्षा 1 से भी कम में थे, कक्षा 1 में समझ लीजिए थे, तो कौवे और लोमड़ी की कहानी सुनी होगी कि जैसे ही कौवे ने
जैसे ही लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा की कि तुम कितना अच्छा गाते हो, तो कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला और रोटी उसकी चोंच से गिर पड़ी और लोमड़ी ने वो उठा ली और खा ली और कौवा मुंह देखता रह गया। तो दोस्तों, प्रशंसा और पुरस्कार ये मनुष्य की प्रकृति ही होती है। वैसे प्रत्येक जानवर तक की प्रकृति होती है कि यदि उसकी प्रशंसा की जाए तो वो खुश हो जाता है। तो दोस्तों, यदि समय समय पर हम बालकों की प्रशंसा करते रहें, उन्हें पुरस्कार देते रहें, तो बालकों के अंदर जुनून जागृत होते रहेगा, वो अभिप्रेरित होते रहेंगे। दोस्तों, अगला देखें, आवश्यक ज्ञान। दोस्तों, आवश्यकता का यदि ज्ञान करा दिया जाए किसी को भी कि हमें यदि हम ये कार्य करेंगे, हमें ये कार्य करेंगे तो हमारी ये आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, हमारे सामने इतनी बड़ी ये आवश्यकता है, इसलिए हमें ये कार्य करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यदि बालक को आवश्यकता का ज्ञान करा दिया जाए कि हमारे सामने क्या आवश्यकता है और हम क्यों ये कार्य कर रहे हैं, तो बालक उस कार्य को करने में अपना पूरा मन लगा देगा, पूरी शक्ति झोंक देगा। इस तरह से उस कार्य को करने में बालक सफलता प्राप्त कर लेगा। चलिए अगला देखते हैं, खेल विधि का प्रयोग। दोस्तों, बालकों को खेल खेलना बहुत पसंद होता है, बालक खेल में ही रुचि लेते हैं। तो इसलिए यदि पढ़ाते समय या कुछ भी कार्य करते समय खेलों का ही उपयोग किया जाए या खेल विधि का ही उपयोग करके हम शिक्षा दें, खेल विधि का उपयोग करके ही बालकों से कोई छोटे मोटे कार्य कराएं, उनसे रचनात्मक सृजनात्मक जो भी कार्य हम कराएं वो सब खेल के द्वारा ही कराएं, तो बालक उस कार्य को जल्दी कर सकेंगे, साथ ही मन लगाकर करेंगे और वो सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। अगला, असफलता का भय दिखाकर। दोस्तों, यदि बालक को असफलता से भयभीत, बालक को उसके असफलता के बारे में बता दिया जाए तो वो असफलता से डर के भी कार्य को करने लगता है। देखें आप, एक कक्षा 10 का बालक है और वो पढ़ाई कर रहा है, और यदि उसको पता चल जाए कि कक्षा 10 का पेपर बहुत कठिन आता है और मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो इसी डर से वो पढ़ाई करने लगता है। वैसे दोस्तों, ये असफलता से भयभीत करना एक अच्छा तरीका नहीं है, फिर भी भयभीत उतना करना चाहिए कि उसको एग्जाम फोबिया रोग ना हो जाए, अर्थात उसको थोड़ा हल्का असफलता का भय दिखा करके उसे प्रेरित किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा। दोस्तों, हम कुछ जब सुनते हैं और देखते हैं तो हमें ज़्यादा याद होता है। यदि हम किसी कार्य के बारे में सुनते हैं तो वो थोड़ा कम, और यदि उसी कार्य को यदि हम देख लेते हैं तो और ज़्यादा याद हो जाता है। जब पढ़ते हैं तो ना के बराबर याद होता है। इसलिए यदि हमारे सामने दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग कर दिया जाए तो बालक शीघ्रतापूर्वक सीखने लगते हैं। परिणाम का ज्ञान। दोस्तों, यदि बालक को परिणाम का ज्ञान हो जाए कि हम यदि ऐसा कार्य करेंगे तो हमें ये परिणाम प्राप्त होगा, हमारे अंदर भी यदि परिणाम का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, यदि हम पढ़ाई करेंगे तो हम पक्का शिक्षक बन जाएंगे, यदि हम वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हमें बहुत नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, यदि हमें परिणाम का ज्ञान हो, तो यदि हमारे अंदर एक इतना पता हो कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से अभिप्रेरणा जागृत होने लगती है। दोस्तों, अब जानते हैं सीखने में प्रेरणा का महत्व। तो इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी नए हैं, वैसे लगभग सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन फिर भी जो नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मनोविज्ञान की यहाँ एक पूरी सीरीज आनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीखने में प्रेरणा का महत्व। आखिर सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा का क्या महत्व हो सकता है। तो दोस्तों, जो शिक्षक होते हैं वो निंदा, प्रशंसा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का उपयोग करके बाल व्यवहार में परिवर्तन करता है। दोस्तों, क्या होता है, अभिप्रेरणा के द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। उसके अंदर पहले जुनून जागृत करते हैं, चाहे उसकी निंदा करके, चाहे उसकी प्रशंसा करके, या पुरस्कार, भर्त्सना आदि किसी भी तरीके से उसके अंदर एक जुनून जागृत करते हैं और उस जुनून से बालक के व्यवहार में
परिवर्तन होने लगता है। शिक्षक प्रेरणा द्वारा उत्तम गुणों व आदर्शों को विकसित कर चरित्र निर्माण करता है। दोस्तों, शिक्षक अभिप्रेरणा के द्वारा ही बालक के चरित्र का निर्माण करता है। अनुशासन में सहायक है। जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा जागृत होगी तभी हम कोई कार्य करने में सक्षम होंगे, तभी हम अनुशासित रह पाएंगे। प्रतिद्वंद्विता का प्रयोग करके तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन होता है। दोस्तों, शिक्षक प्रतिद्वंद्विता का प्रयोग करके दो व्यक्तियों के बीच में आपस में कंपटीशन करवा देता है, दो बालकों के बीच में। तो क्या करते हैं, बालक एक दूसरे से कंपटीशन करके जो ज्ञान की गति होती है बालक की तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा से ज्ञान का तीव्र अर्जन होता है। रुचि जागृत करने में सहायक होती है। दोस्तों, जब हम अभिप्रेरित हो जाते हैं तो उस कार्य को करने में हमारा मन भी लगने लगता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। दोस्तों, वही बात हुई, पहली चीज रुचि, यानी उस कार्य को करना अच्छा लगना। दूसरा, ध्यान केंद्रित करने में, अर्थात उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से करना। दोस्तों, और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। दोस्तों, कभी भी आप लोगों को यदि प्रश्न आता है कि लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सहायक क्या होता है, तो दोस्तों अभिप्रेरणा होती है। मैंने पहले भी बताया था कि अभिप्रेरणा हमें कार्य को प्रारंभ करने और कार्य का विकास करने, मतलब किस प्रकार से हमें ये कार्य करना है, और साथ ही तब तक अभिप्रेरणा हमारी सहायता करती रहती है जब तक कि हम लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही हो सके तो हमारे चैनल की लिंक को आप लोग शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।